So hello, hi class 7 students, my name is Gautam Lakhani and I welcome you all to Motion 6, 7, 8. So my little champs, आज के इस वीडियो में, आज के इस सेशन के अंदर हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 7th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 दैट इज द राइज ऑफ एम्पायर्स। ये चैप्टर अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम यहां पर देखेंगे, समझेंगे कि कैसे जो लास्ट चैप्टर के अंदर हम लोगों ने 16 महाजनपदास के बारे में पढ़ा था, उसमें से किस तरीके से जो मगध था वो पावरफुल बना और आगे चल करके कैसे मौर्यास का राइज हुआ। तो इस चैप्टर के अंदर आप और मैं काफी सारी चीजें इंडियन हिस्ट्री के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से देखते हैं कि क्या कुछ टॉपिक्स यहां पर रहने वाले हैं। तो सबसे पहला टॉपिक रहेगा कि यही इंट्रोडक्शन समझेंगे, देखेंगे कि एम्पायर होते क्या हैं, एम्पायर का राइज कैसे हुआ। देन साथ ही साथ हम लोग देखेंगे ट्रेड रूट्स एंड गिल्ड्स को, कि किस तरीके से एम्पायर्स के अंदर व्यापार होता था, ट्रेड होता था। साथ ही साथ हम लोग मगध के राइज के बारे में भी समझेंगे कि 16 महाजनपदास में से मगध का ही राइज कैसे हुआ। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो उस टाइम पर इंडिया के अंदर ग्रीक्स का अराइवल हुआ था वो भी देखेंगे। मौर्यास के बारे में पढ़ेंगे कि हाउ माइटी वर द मौर्यास, कितने पावरफुल थे ये। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अशोका के बारे में बात करेंगे, द किंग हु चोज पीस। तो ये सारी की सारी चीजें इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। ये चैप्टर होने वाला है थोड़ा सा लंबा, इसीलिए हम इसको 2 से 3 पार्ट्स के अंदर पढ़ेंगे। तो आज है पार्ट 1। यहां पर हम कवर करने वाले हैं फर्स्ट 3 टॉपिक्स, दैट इज द इंट्रोडक्शन, व्हाट इज एन एम्पायर एंड ट्रेड रूट्स एंड गिल्ड्स। तो ये ऊपर के 3 टॉपिक्स को आज के सेशन में हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। आपकी बुक के अंदर आपको देखने को मिलेगा एक बहुत सुंदर सी इमेज बनी हुई है, पेंटिंग सी बनी हुई है, जहां पर भविष्य और ध्रुव सोचते हैं कि भैया क्यों ना पास्ट के अंदर चला जाए। और इन लोगों के पास एक डिवाइस होता है जिसका नाम होता है इतिहास। अब इन लोगों को पता था कि जब बात आती है मॉडर्न डे पटना की, जो बिहार की कैपिटल है, कि ये एंशियंट टाइम पर क्या हुआ करता था, पाटलिपुत्र हुआ करता था, एक बहुत इंपॉर्टेंट सिटी था, या कहूं मगध की कैपिटल था। तो हम देखते हैं कि भविष्य और ध्रुव इतिहास का इस्तेमाल करके पहुंचते हैं कहां, पास्ट के अंदर, एंशियंट टाइम्स में। और पाटलिपुत्र में जैसे ही ये पहुंचते हैं वहां पर इनकी मुलाकात होती है ईरा से। अब ईरा जो है इन्हें थोड़ा सा घुमाती है पाटलिपुत्र, और जब ये लोग पाटलिपुत्र घूम रहे होते हैं उसमें क्या पता लगता है बच्चा, उसमें पता लगता है कि कैसे एंशियंट टाइम्स में हमारे इंडिया के अंदर पावरफुल किंगडम्स हुआ करते थे, और ये किंगडम्स कितने ज्यादा बड़े और कितने ज्यादा स्ट्रांग हुआ करते थे। एंड इन किंगडम्स के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज भी होती थी, जैसे कि पाटलिपुत्र, जहां पर ट्रेड, कल्चर, पॉलिटिक्स, सारी की सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। यानी कि जब हम पाटलिपुत्र की बात करते हैं तो पाटलिपुत्र के अंदर ट्रेड, व्यापार भी हो रहा है, बिजनेस भी हो रहा है, कल्चर, अलग अलग लैंग्वेज, अलग अलग कल्चर, रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग भी रह रहे हैं, पॉलिटिक्स भी वहां पर है क्योंकि राजा खुद वहां पर बैठा है, बीइंग अ कैपिटल सिटी। साथ ही साथ हम लोग देखते हैं कि जब बात आती है शहरों की, तो पाटलिपुत्र जैसे जो मेन सिटीज होते थे, दे वर वेल फोर्टिफाइड। उनको प्रॉपर तरीके से वॉल्स बना करके, दीवार बना करके शहरों को प्रोटेक्ट किया जाता था। मोट्स एंड ड्रॉ ब्रिजेस वगैरह हमें वहां पर देखने को मिलते थे। तो लास्ट क्लास में भी मैंने आपको मोट्स के बारे में बताया था। मोट्स बेसिकली क्या होते हैं कि किले के आसपास एक तरीके से नहर बना देना, और उसके ऊपर फिर ट्रैवल करने के लिए ब्रिज वगैरह बनाए जाते थे। तो पहले के जमाने में क्या होता था, जो किले होते थे दे वर कलेक्टेड अराउंड द मोट्स, उसके आसपास आपको मोट्स देखने को मिलते थे, पानी भरा हुआ देखने को मिलता था। एंड साथ ही साथ हम देखते हैं कि यहां पर जो मार्केट्स वगैरह थी दे वर फुल ऑफ गुड्स, प्रॉपर तरीके से जो है एंटरटेनमेंट के लिए लोगों के काफी सारी फैसिलिटीज थी, म्यूजिशियंस थे, एक्रोबैट्स थे। तो ये सारी की सारी चीजें जो है हमें कहां, पाटलिपुत्र के अंदर भी देखने को मिलती हैं। साथ ही साथ हम देखते हैं कि पाटलिपुत्र के अंदर जो राजा रहता था वो सिर्फ पाटलिपुत्र या आसपास के एरिया पर कंट्रोल नहीं करता था, वो बहुत बड़े एरिया के ऊपर कंट्रोल करता था, दूर दराज तक उस राजा का कंट्रोल था।
और कहने को वो राजा जो है क्या करता था, एक बहुत बड़े एम्पायर के ऊपर, एक बहुत बड़े साम्राज्य के ऊपर क्या करता था, रूल करता था। तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग यही देखेंगे, समझेंगे कि ये जो एम्पायर्स हैं ये कैसे बने, और जब शहरों की बात आती है, मेन सिटीज की बात आती है, तो ये सिटीज कैसे प्रोटेक्टेड होती थी और किस तरीके से बाकी कुछ चीजें यहां पर हमें देखने को मिलती थी। तो देखिए, सबसे पहले जब हम बात करते हैं मगध की, तो हम क्या देखते हैं कि मगध जो आगे चल करके मौर्यन एम्पायर के अंदर भी चेंज हुआ, बदला, उस मगध की जो कैपिटल थी वो क्या थी, पाटलिपुत्र। और सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में यही आता है कि यार ये एम्पायर क्या होता है, व्हाट इज एन एम्पायर। तो एम्पायर सीधे शब्दों में अगर हम देखें तो एक लार्ज एरिया, एक बहुत बड़े एरिया की जब हम बात करते हैं उसको एम्पायर कहा जाता है, और उसका जो राजा होता है वो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, और उसको हम एम्परर बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं, एम्परर बुलाते हैं। और ये एम्परर जो होता है आसपास के छोटे मोटे राजाओं के ऊपर कंट्रोल करता है। तो क्या है कि एक बहुत बड़ा एम्पायर है जहां पर एक बहुत ही पावरफुल एम्परर है, बादशाह है, सम्राट है, और ये सम्राट क्या कर रहा है, छोटे छोटे राजाओं के ऊपर कंट्रोल करके चल रहा है। ये छोटे छोटे राजा जो हैं क्या कर रहे हैं, इस राजा की रिस्पेक्ट में इसके आगे झुके हुए हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ये जो राजा हुआ करता था ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता था। और ये जो वर्ड है एम्पायर, ये कहां से आया है बच्चा, ये आया है लैटिन वर्ड इंपीरियम से, जिसका मतलब होता है सुप्रीम पावर। तो एम्पायर यानी कि सबसे ज्यादा पावरफुल, सबसे ज्यादा ताकतवर, और इसका राजा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन जब हम यहां पर बात करते हैं। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो एम्पायर होती थी ये बहुत बड़ी होती थी, छोटे छोटे किंगडम से मिलकर के बनी होती थी। तो राजा क्या करता था, जो एम्परर होता था वो क्या करता था, एम्परर जो है आसपास की छोटे छोटे किंगडम्स को इकट्ठा करता था, उनके ऊपर जीत हासिल करता था, किसी से युद्ध लड़के, किसी के साथ शादी करके, किसी के साथ जो है दोस्ती करके, इस तरीके से जो है स्मॉल किंगडम्स को, छोटे छोटे राजाओं को साथ लाया जाता था और एक बहुत बड़ा एम्पायर बनाया जाता था। तो हम देखते हैं कि ये जो छोटे राजा होते थे इनको क्या बोला जाता था, इनको बोला जाता था ट्राइब्यूटरीज। ट्राइब्यूटरीज का मतलब क्या कि ये लोग जो है राजा को ट्रिब्यूट, भेंट वगैरह दिया करते थे। जब भी राजा को जरूरत होती थी तो ये लोग उसको पैसे से, गोल्ड से, गुड्स से, ग्रेन से, आर्मी की तरफ से, हर तरीके से ये राजा को एक तरीके से हेल्प करते थे। और राजा क्या करता था, जो एम्परर होता था, जो एम्परर होता था वो एक बहुत बड़े मेन सिटी के अंदर रहता था। इन केस ऑफ मौर्यन एम्पायर हम देखते हैं कि पाटलिपुत्र वो था जो उसकी कैपिटल सिटी हुआ करता था। राजा पूरी एडमिनिस्ट्रेशन, पूरी इकोनॉमी यहीं से संभाला करता था। तो कुल मिलाकर के हम क्या देखते हैं कि जब बात आती है यहां पर एम्परर की, तो एम्परर जो है एक बहुत बड़े एरिया के ऊपर, एक बहुत बड़े एम्पायर के ऊपर जो है रूल कर रहा है। ठीक है, एंड इसके नीचे छोटे छोटे ट्राइब्यूटरीज हैं जिन्हें राजा बोला जाता था। और जब बात आती है संस्कृत की, तो हम देखते हैं कि संस्कृत के अंदर एम्परर के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल हुआ है वो है सम्राट, अधिराज, राजाधिराज। तो अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल होता है। जैसे हम अशोक की बात करते हैं तो राजाधिराज अशोक, सम्राट अशोक, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य। तो ये क्या है, एम्परर के लिए शब्द इस्तेमाल करे जाते थे। तो सम्राट, राजाधिराज या अधिराज कौन होता था, ये लोग वो होते थे जिनके नीचे छोटे छोटे बहुत सारे राजा होते थे। तो हमने क्या देखा, हमने कहा कि भैया एक बहुत बड़ा एम्पायर होता था जो छोटे छोटे किंगडम से मिलकर के बना होता था। जो इसका एम्परर होता था उसको सम्राट, अधिराज या राजाधिराज कहा जाता था। मींस इस राजाधिराज, इस एम्परर के नीचे बहुत सारे छोटे छोटे राजा हैं। और ये जो राजाधिराज है, ये जो सम्राट है, ये जो अधिराज है, ये जो एम्परर है, ये क्या कर रहा है, ये मेन सिटी के अंदर बैठा है और पूरे के पूरे एरिया पर अपना कंट्रोल बैठाए बैठा है, चाहे इकोनॉमी हो, चाहे ट्रेड हो, या चाहे एडमिनिस्ट्रेशन ही क्यों ना हो। और हम देख रहे हैं कि जो छोटे छोटे ट्राइब्यूटरीज हैं, छोटे छोटे राजा हैं, ये क्या करते हैं, ये टाइमली इस अधिराज को, इस राजाधिराज को, इस सम्राट को गिफ्ट्स वगैरह पहुंचाते रहते हैं कि भैया हमारा गिफ्ट स्वीकार करो। तो इस तरीके से हमें ये एम्पायर के अंदर चीजें देखने को मिलती थी। अब देखिए, किसी भी एम्पायर के लिए देयर आर सर्टेन फीचर्स, कुछ फीचर्स हैं। सबसे पहला फीचर क्या है, टेरिटोरियल एक्सपेंशन का। हम क्या देखते हैं कि ये जो एम्पायर्स होते थे, ये बनते कैसे थे, ये बनते थे छोटे छोटे किंगडम्स को एक तरीके से कंट्रोल करके, कॉन्कर करके। तो हम देखते हैं कि कोई अगर मान गया यारी दोस्ती में तो उसके साथ हाथ मिला लिया कि चलो भैया लड़ना ना पड़े। कोई नहीं मानता था तो उसके खिलाफ वॉर लड़ा जाता था। तो छोटे छोटे किंगडम्स को साथ लेकर के बड़ा एम्पायर यहां पर बनाया जाता था।
अब उसके लिए जरूरी क्या था? मिलिट्री, आर्मी। भैया अगर लड़ना है तो आर्मी चाहिए होगी ना। तो ये जितने भी एम्पायर्स होते थे इनके अंदर एक वेल ट्रेन्ड आर्मी होती थी, बहुत बड़ी आर्मी होती थी, जो राजा को या सम्राट को मदद करती थी आसपास के एरियाज पर अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश करके रखने में। और ये राजा ऐसा करता क्यों था? क्या जरूरत थी भैया इस अधिराज को, इस राजाधिराज को, कि आसपास के छोटे मोटे राजाओं को अपने कंट्रोल में करे, उनके ऊपर रूल करे? तो सिंपल सी बात है, जो बादशाह हुआ करता था, जो एम्परर हुआ करता था, जो सम्राट हुआ करता था, उसको ज्यादा रिसोर्सेज की जरूरत थी, ज्यादा पावर की जरूरत थी। तो ज्यादा पावरफुल वो कैसे बनेगा? जब उसके पास ज्यादा रिसोर्सेज होंगे, ज्यादा ट्रेड के ऊपर उसका कंट्रोल होगा, इकोनॉमी के ऊपर उसका कंट्रोल होगा। तो यही चीज हम यहां पर देखते भी हैं। और ये जितने भी किंगडम्स होते थे, जितने भी एम्पायर्स होते थे, इन एम्पायर्स के अंदर हम देखते हैं कि बहुत ही डिफेंसिव स्ट्रक्चर होता था। जो फोर्ट्स होते थे, जो किले होते थे, वो प्रॉपर्ली गार्डेड होते थे। आसपास उनके जो है मोट्स हमें देखने को मिलते थे, ड्रॉ ब्रिजेस हमें देखने को मिलते थे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जब बात आती है कल्चरल हार्मनी की, लोगों की, तो हम क्या देखते हैं कि अलग अलग कल्चर के अलग अलग डाइवर्स ग्रुप्स साथ रहते थे, मिल करके रहते थे। एंड क्या होता था कि जो सम्राट होता था, जो एम्परर होता था, जो एम्पायर का राजा होता था, एम्परर, उसके अंडर हमें काफी सारे छोटे छोटे राजा देखने को मिलते थे, जो टाइमली क्या करते रहते थे, इस अधिराज को, सम्राट को, एम्परर को गिफ्ट्स वगैरह पहुंचाते रहते थे। तो जो एम्पायर को रूल करता था, उसको छोटे छोटे किंगडम्स के जो राजा होते थे वो लगातार क्या करते रहते थे? गिफ्ट्स और ट्राइब्यूट्स वगैरह जो है पहुंचाते रहते थे, इसलिए इन्हें ट्राइब्यूटरी भी कहा जाता था। तो ये बेसिकली होता है एम्पायर और एम्पायर के फीचर्स के बारे में। अब देखिए क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहला फीचर क्या है, सबसे जरूरी चीज क्या है? ट्रेन्ड आर्मीज का होना। तो हम देखते हैं कि प्रॉपर वेल ट्रेन्ड आर्मी हुआ करती थी एम्पायर्स के अंदर, जो मदद करती थी सम्राट को, राजाधिराज को अपने आप को एक्सपेंड करने में, छोटे छोटे किंगडम्स को कॉन्कर करने में। सिमिलरली जब बात करते हैं हम जो टाउनशिप्स होती थी या जो सेटलमेंट्स होती थी, वो पूरी तरीके से फोर्टिफाइड होती थी। फोर्टिफाइड का मतलब क्या? किला बंद होती थी। आप देखो प्रॉपर तरीके से आसपास जो है वॉल बनाई होती थी, और अंदर यहां पर जो है एम्परर, सम्राट रहता था, और बाहर पूरा गार्ड्स वगैरह यहां पर खड़े होते थे कि अगर कोई हमला करेगा तो उसकी बैंड बजा देंगे पकड़ करके। सिमिलरली हम यहां पर क्या देखते हैं कि जब बात आती है इन एम्परर्स की, तो ये एम्परर्स कभी भी शुरुआत में खुद वॉर नहीं लड़ते थे, है ना। शुरुआत वॉर से ये नहीं करते थे। पहले ये लोग कोशिश करते थे कि यार दोस्ती हो जाए, शादी वगैरह हो जाए, मेरे बेटे की शादी हो जाए, मेरी शादी हो जाए। तभी राजा 3-3 4-4 वाइफ्स रखते थे। क्यों? क्योंकि क्या होता था, दीज वर यूज्ड फॉर मेकिंग द रिलेशंस विद द नेबरिंग किंगडम्स। बट अगर नेबरिंग टेरिटरीज नहीं मानती थी यारी दोस्ती से, तो भैया लड़ाई लड़ लेते थे, आओ भैया लपेटेंगे तुम्हें, लाइक दैट। सिमिलरली हम यहां पर क्या देखते हैं कि ये जो रूलर्स होते थे, ये क्या करते थे, ये ज्यादा से ज्यादा एरिया पर कंट्रोल करते थे, ट्रेड रूट्स पर कंट्रोल करते थे। क्यों? क्योंकि इन्हें पता था कि भैया व्यापार कहां से होना है, ट्रेड कहां से होना है, यहां से। तो जितना ज्यादा इनका कंट्रोल होगा रिवर्स के ऊपर, सड़कों के ऊपर, उतना ज्यादा इनके लिए प्रॉस्पेरिटी, उतना ज्यादा इनके लिए फायदा, उतना ज्यादा इनको पैसा मिलेगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जब बात आती है यहां पर छोटे छोटे किंगडम्स की, तो हम क्या देखते हैं कि छोटे छोटे किंगडम्स जो होते थे वो क्या करते थे, वो एक तरीके से मिलिट्री पावर, रिसोर्सेज वगैरह से जो है अपने सम्राट को, अपने राजाधिराज को हेल्प करते थे, ट्राइब्यूटरीज के फॉर्म में, ट्रिब्यूट्स दे करके लॉयल्टी अपनी साबित करते थे। तो ये सारी की सारी चीजें जो है बच्चा हमें कहां देखने को मिलती हैं? एम्पायर के फीचर्स के तौर पर देखने को मिलती हैं। अब इस सब चीज के अंदर हमें एक चीज समझ आई कि राजा को अगर पावरफुल बनना है, अगर सम्राट को खुद को पावरफुल बनाना है, तो जरूरी क्या है? उसके पास ज्यादा रिसोर्सेज हो। और ज्यादा रिसोर्सेज कैसे आएंगे? व्यापार करके, ट्रेड करके, इकोनॉमी पर कंट्रोल करके। तो हम कह सकते हैं कि जो ट्रेड होता था वो किसी भी एम्पायर की जान होता था। अगर हम चाहते हैं कि एम्पायर स्ट्रांग बने, पावरफुल बने, तो ट्रेड वहां पर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि समझने की जरूरत है, अब चाहे युद्ध लड़ना है, चाहे आर्मी को मेंटेन करना है, फ्री में तो नहीं होगा ना, इट नीड्स मनी, पैसा चाहिए भैया। तो जरूरी था कि अगर आपको खुद को पावरफुल बनाना है, सम्राट को खुद को पावरफुल बनाना है, तो जरूरी था कि वो इकोनॉमिकली खुद को मजबूत करे, इकोनॉमिकली वो क्या रहे? स्ट्रांग रहे। तो इसीलिए ज्यादा से ज्यादा ये राजाधिराज, सम्राट क्या करते थे? ये कंट्रोल करते थे ट्रेड रूट्स के ऊपर। तो लास्ट चैप्टर नंबर 4 के अंदर हम लोगों ने 2 ट्रेड रूट्स के बारे में पढ़ा था, उत्तरापथ और दक्षिणापथ। तो जो उत्तरापथ होता था बच्चा, वो क्या करता था? वो नॉर्थ वेस्ट रीजन को, इस एरिया को, नॉर्थ वेस्ट रीजन को ईस्ट के साथ कनेक्ट करता था।
वहीं जब हम बात करते हैं दक्षिणापथ की, तो दक्षिणापथ क्या करता था, यह सेंट्रल इंडिया को एक तरीके से साउथ इंडिया के साथ जोड़ता था। तो कुल मिलाकर के हम क्या देखते हैं कि इन ट्रेड्स को आप देखो, ये जो रेड स्ट्रिप्स और आपको ब्लू स्ट्रिप्स देखने को मिल रही हैं, पूरा का पूरा भारतवर्ष, पूरा का पूरा भारत जो है कनेक्टेड होता था, और यहीं से क्या होता था, व्यापार होता था, ट्रेड होता था। सो टू इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट्स वर उत्तरापथ एंड दक्षिणापथ, और राजा कोशिश करते थे, सम्राट कोशिश करते थे कि इन दोनों के ऊपर क्या रहे, उनका एक तरीके से कंट्रोल रहे। क्यों? क्योंकि यहां से जो टेक्सटाइल्स हैं, यानी कि कपड़ा वगैरह, स्पाइसेस, मसाले वगैरह, जेम्स, हैंडीक्राफ्ट, एग्रीकल्चरल आइटम्स, एनिमल्स, ये सारी चीजें क्या हैं, इन्हीं के ऊपर से तो जाएंगी। लोगों को अगर सामान खरीदना बेचना है तो वो इन्हीं के थ्रू, इन्हीं रूट्स को फॉलो करते हुए चीजें करेंगे, और इन रूट्स के ऊपर राजा क्या करेगा, अपने लोगों को बिठा करके टैक्स वगैरह वसूलेगा। आज भी ऐसा होता है। आज भी हम क्या देखते हैं कि जब कोई ट्रक एक जगह से सामान लेकर के दूसरी जगह पर जा रहा होता है तो गवर्नमेंट को उसे टैक्स देना होता है ना। तो इसी तरीके से राजा भी क्या करता था, इन ट्रेड रूट्स के ऊपर कंट्रोल करके ज्यादा से ज्यादा अर्निंग करने की कोशिश करता था, क्योंकि उसको पता था कि अगर उसका कंट्रोल इनके ऊपर रहेगा तो भैया पैसा ही पैसा उनको देखने को मिलेगा। अब ट्रेड को और बेहतर करने के लिए हम क्या देखते हैं कि उस टाइम पर गिल्ड या श्रेणी चला करती थी। गिल्ड इज एन इंग्लिश वर्ड और श्रेणी इन हिंदी। तो श्रेणी की जब हम बात करते हैं तो ये क्या होते थे, ये अलग अलग ट्रेडर्स के, क्राफ्टमैन के, मनी लैंडर्स के, फार्मर्स के ग्रुप होते थे। तो फॉर एग्जांपल आप मान करके चलो कि 10 किसान है, 15 किसान है जो कॉटन की खेती करते हैं। उन्होंने क्या करा, खुद को एक ग्रुप में बना दिया। उन्होंने कहा कि भैया हम कॉटन फार्मर गिल्ड है या कॉटन फार्मर श्रेणी है। अब मान लीजिए कोई मनी लैंडर्स हैं 20-25, उन्होंने अपना ग्रुप बना लिया। तो ये ऐसा क्यों करते थे, अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, है ना, अपनी बातों को मजबूती के साथ रखने के लिए ग्रुप्स बना लेते थे कि भैया हम एक नहीं है, हमारे साथ 10 और भी हैं। तो हम क्या देखते हैं कि ये जो श्रेणीज होती थी, इनका काम क्या होता था, इनका काम होता था कि आपस में कोलैबोरेट करके, ना कि कंपटीशन करके, कोलैबोरेट करके जो है मार्केट के अंदर बिजनेसेस को और ज्यादा बढ़ाया जाए। और हम देखते हैं कि जो राजा होता था या जो सम्राट होता था, वो यहां पर इन गिल्ड्स को इनके हिसाब से काम करने देता था कि भैया तुम आजाद हो, तुम्हें जैसा काम करना है काम करो। और इन गिल्ड्स के अंदर हम क्या देखते थे, लीडर होते थे, इनके मुखिया वगैरह होते थे जो इलेक्टेड होते थे, और लीडर उसी को बनाया जाता था जो पावरफुल होता था, जिसके पास पैसा होता था, जो नेचर का अच्छा होता था, जिसकी लोग बात मानते थे। तो हम देखते हैं कि इन गिल्ड्स का काम क्या था कि ओवरऑल पूरे भारत के अंदर ट्रेड को इन्फ्लुएंस करना, ट्रेड को बढ़ाना। तो गाइज जब बात आती है यहां पर गिल्ड्स की, तो आपका क्वेश्चन यहां से पूछेगा, वो आपका क्वेश्चन यहां से पूछ सकता है कि व्हाट वर गिल्ड्स एंड हाउ इंपॉर्टेंट दे वर, हाउ स्पेशल दे वर। तो आपको बताना है कि गिल्ड्स क्या थे, ग्रुप्स थे, फार्मर्स के, मनी लैंडर्स के, ट्रेडर्स के, क्राफ्ट्समैन के। इनका एक लीडर हुआ करता था और इनका काम क्या होता था, ट्रेड को बढ़ाना, व्यापार को बढ़ाना। एंड ये लोग क्या करते थे, कोलैबोरेट करते थे आपस में, है ना, साथ मिल करके मार्केट के अंदर व्यापार को बढ़ाते थे। और राजा भी कहता था कि भैया करो, बस मुझे तो टैक्स दे देना, मैं तुम्हारे डिसीजंस में नहीं अड़ूंगा, बस मुझे तो क्या चाहिए, टैक्स चाहिए। तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं हमें यहां पर बचा पार्टी देखने को मिलती थी अंडर ट्रेड रूट्स एंड गिल्ड्स। तो देखिए जब बात आती है महाजनपद पीरियड की, तो हमने क्या देखा कि देयर वर 16 महाजनपद, आज टोटल 16 महाजनपद थे। और प्रेजेंट डे जहां पर बिहार पड़ता है, वहां पर उस रीजन के अंदर मगध महाजनपद हुआ करता था। हम देखते हैं कि 6th and 4th सेंचुरी बीसीई के अंदर मगध जो है एक बहुत ही पावरफुल एम्पायर के अंदर हमें बदलता हुआ देखने को मिला, स्पेशली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हर्यंक डायनास्टी। और उस टाइम पर जो रूलर थे अजात शत्रु, उनके टाइम पर मगध एक स्ट्रॉन्ग सेंटर बना पावर का। मगध ने 16 महाजनपदों में से खुद को आगे निकाला, और हम देखते हैं कि अलग अलग तरीकों से, किसी के साथ वॉर लड़ करके, तो किसी के साथ मैट्रिमोनियल अलायंस यानी कि शादी करके, दोस्ती करके, मगध जो है काफी ज्यादा पावरफुल हमें होता हुआ देखने को मिला। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर वाई मगध, बाकी और क्यों नहीं? तो देखिए मगध के पास कुछ एडवांटेजेस थे। सबसे बड़ा एडवांटेज था गैंगेटिक प्लेन्स, यानी कि जो मगध था वो फर्टाइल रीजन के अंदर हमें देखने को मिलता है। ये एरिया एग्रीकल्चर के लिए, फार्मिंग के लिए बहुत ही ज्यादा बेस्ट था। तो हम देखते हैं कि यहां पर फर्टाइल लैंड था, एग्रीकल्चर के लिए, खेती के लिए, फार्मिंग के लिए ये बेहतर था।
साथ ही साथ आसपास घने जंगल थे, तो लकड़ी वगैरह भी आसानी से यहां पर मिल जाता था। तो उस टाइम पर जो बोट्स बना करती थी, या आप कहिए कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन थे, बलक कार्ट्स वगैरह थे, सब लकड़ी से ही बनते थे। तो यहां पर लकड़ी ने भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, इन घने जंगलों के बीच में एलिफेंट्स भी रहते थे, हाथी भी रहते थे। और ये जो एलिफेंट्स थे, ये कहीं ना कहीं बहुत ही स्ट्रेटेजिक एडवांटेज रहा मगध के लिए, क्योंकि मगध की आर्मी में जब हाथी चलते थे तो भैया ये हाथी जो है दुश्मनों को एक तरीके से साइड कर देते थे। कोई इन हाथियों के आगे, जंगली हाथियों के आगे ट्रेन ही नहीं, एक तरीके से टिक ही नहीं पाता था। तो हम कह सकते हैं कि जो फर्टाइल लैंड था, जो फॉरेस्ट थे, या जो एलिफेंट्स वहां पर मिलते थे, या इस एरिया के आसपास जो मिनरल्स हैं, आयरन ओर वगैरह, इन सब से क्या हुआ, टूल्स, वेपन्स वगैरह बनाने में काफी ज्यादा आसानी हुई। साथ ही साथ मगध का जो रीजन है, यहां पर गंगा रिवर और उनकी ट्राइब्यूटरीज जैसे कि सोन रिवर हमें देखने को मिलती हैं। तो पहले के जमाने में ट्रेड जो है काफी ज्यादा इन नदियों के थ्रू, इन रिवर्स के थ्रू होता था। तो गंगा और सोन रिवर जो मगध को आसपास से घेर के रखती थी, उसका भी काफी ज्यादा फायदा हुआ। तो मगध की जो ज्योग्राफिकल लोकेशन थी, जो मगध के आसपास फर्टाइल लैंड, फॉरेस्ट, एलिफेंट्स वहां पर होना, आयरन और बाकी मिनरल्स का होना, या रिवर्स का होना, इसने मगध को पावरफुल होने में काफी ज्यादा हेल्प करी। हालांकि एफिशिएंट लीडरशिप तो थी ही, लीडर्स तो थे ही, बट उन लीडर्स को इन सब चीजों का भी फायदा मिला। हम देखते हैं कि जो आयरन प्लोज का इस्तेमाल करा गया एग्रीकल्चर के लिए, फार्मिंग के लिए, इससे क्या हुआ, जमीन को और बेहतर तरीके से प्लोइंग करी गई। तो फार्मिंग के लिए ये चीजें बेहतर हो पाई, फार्मिंग और बेटर तरीके से हो पाई, प्रोडक्शन यहां पर और बढ़ सका फूड ग्रेन्स का। साथ ही साथ जो आयरन वेपन्स का इस्तेमाल करा गया, आयरन वेपन्स ने क्या करा, आर्मी को और ज्यादा मजबूत करा। तो जो तलवार, भाले, तीर कमान, ये सब चीजें बनाई जाती थी, इसमें आयरन का इस्तेमाल किया जाता था। और हम देखते हैं कि आगे चल करके काफी सारे और रूलर्स भी हमें मगध के अंदर देखने को मिले। एग्रीकल्चर की वजह से क्या होता था, फूड प्रोडक्शन ज्यादा होता था, तो सरप्लस फूड अवेलेबल होता था। सरप्लस फूड अवेलेबल होने की वजह से क्या हुआ कि लोगों को खाने पीने की टेंशन नहीं होती थी, तो बाकी की चीजों में लोगों ने ध्यान देना शुरू करा, आर्ट, क्राफ्ट, ट्रेड, और मगध के आसपास बाकी लोगों से भी ये व्यापार करते थे। 5th सेंचुरी बीसी के अंदर हम देखते हैं कि हमें नंद डायनास्टी आती हुई देखने को मिलती है। कहां पर, मगध के अंदर, जिसके रूलर थे महापद्मानंद। महापद्मानंद जो है नंद डायनास्टी के फाउंडर थे, और इन्होंने नंद डायनास्टी को बहुत ही बेटर तरीके से जो है क्या करा, आगे बढ़ाया। आगे चल करके महापद्मानंद के टाइम पर इकोनॉमी काफी ज्यादा डेवलप हुई। हम देखते हैं टेरिटोरियल एक्सपेंशन, यानी कि एम्पायर बहुत बड़ा हुआ, काफी सारे क्वाइंस इशू करे गए, आर्मी महापद्मानंद की बहुत बड़ी थी, और काफी ज्यादा पैसा, काफी ज्यादा वेल्थ, काफी ज्यादा पावर हमें यहां पर देखने को महापद्मानंद के पास मिलती थी। महापद्मानंद के बाद आगे चल करके उनके बेटे धननंद जो है यहां के राजा बनते हैं। धननंद थोड़े से अनपॉपुलर रहे, क्योंकि माना जाता है कि धननंद जो है लोगों के ऊपर अत्याचार करते थे बहुत ज्यादा। और इसी टाइम पर हम देखते हैं कि धननंद का सामना होता है किनके साथ, कौटिल्य के साथ, चाणक्य के साथ, और कैसे चाणक्य धननंद से बदला लेते हैं और पूरी नंद एम्पायर को, नंद डायनास्टी को खत्म करके मौर्यन डायनास्टी को फाउंड करते हैं, वो अभी आगे चल करके हम समझेंगे। बट यहां पर दो इंटरेस्टिंग फैक्ट है आप लोगों के लिए जो आपको पता होने चाहिए। पहला फैक्ट आ जाता है महात्मा बुद्ध से रिलेटेड। जो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध रहे, वो हम देखते हैं कि अजात शत्रु के ही टाइम पर हुआ करते थे, यानी कि बुद्धिज्म का जो एस्टैब्लिशमेंट हुआ वो अजात शत्रु के आसपास ही हुआ, हार्यंग डायनास्टी के टाइम पर ही हुआ। हम देखते हैं कि कई जगहों पर जिक्र आता है जहां पर खुद अजात शत्रु जो मगध के राजा थे, वो जाकर के किनसे मिलते हैं, गौतम बुद्ध से मिलते हैं, उनसे एडवाइस वगैरह लेते हैं। सेम टाइम पर कई जगहों पर हमें वर्धमान महावीर जो जैन धर्म के 24th तीर्थंकर रहे, जिनके बारे में आपने क्लास 6 के अंदर पढ़ा भी था, वो भी इसी टाइम पीरियड में हमें देखने को मिलते हैं। तो यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि यहां पर जैनिज्म, बुद्धिज्म जैसे रिलीजन्स भी काफी तेजी के साथ बढ़ते हुए हमें देखने को मिल रहे थे। आगे चल करके नंदास के टाइम पर, महापद्मानंद, धननंद के टाइम पर हमें एक बहुत ही बेस्ट एंशिएंट टेक्स्ट, एक बुक देखने को मिलती है जिसका नाम था अष्टाध्यायी। तो पाणिनि जो उस टाइम पर एक ग्रामेरियन थे, जिन्होंने क्या करा, संस्कृत ग्रामर बुक लिखी। इसके अंदर उन्होंने बेसिकली जो हमारे पुराने टेक्स्ट थे, जो वेद थे, या जो भी हमारा एक तरीके से पुराना एंशिएंट टेक्स्ट था, उनके फ्रेजेस को, उनके लाइंस को बहुत ही सिंपल भाषा के अंदर जो है सूत्रास के अंदर एक तरीके से आम जनता के लिए अवेलेबल कराया। तो अष्टाध्यायी जो ये पाणिनि की बुक है, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट बुक हमें देखने को मिलती है। अब इसके बाद जब बात आती है यहां पर किनकी, ग्रीक्स की, तो देखिए क्या था,
तो देखिए, जब हम ग्रीक्स की बात करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि इस टाइम पर ग्रीक्स के बीच में एक ऐसा योद्धा डेवलप हुआ जिसका नाम था अलेक्जेंडर। आपने अलेक्जेंडर, सिकंदर भी इसको बोला जाता है, अलेक्जेंडर द ग्रेट भी कई जगहों पर इसको बोला जाता है। अलेक्जेंडर जो है निकलता है पूरे दुनिया के ऊपर अपना रूल करने के लिए। और हम देखते हैं कि अलेक्जेंडर जब निकलता है पर्शिया से तो वो इंडिया की तरफ, भारत की तरफ भी आता है। और हम देखते हैं कि भारत की तरफ जब वो आता है तो सबसे पहला मुकाबला उसका पंजाब नॉर्थ वेस्ट रीजन के आसपास पोरस से होता है। अब कई जगहों पर कहा गया है कि अलेक्जेंडर जो है वो पोरस को हरा देता है, बट इसको लेकर के अलग अलग डिबेट्स हमें देखने को मिलती हैं। कई लोगों का मानना है कि यहां पर अलेक्जेंडर ने पोरस को नहीं हराया। ये जो बैटल दोनों के बीच रही है काफी टक्कर की बैटल रही, क्योंकि पोरस भी काफी ज्यादा पावरफुल हमें देखने को मिलता है। खैर, आगे की तरफ जब हम चलते हैं तो हम देखते हैं कि अलेक्जेंडर को काफी ज्यादा कड़ा मुकाबला यहां पर एक तरीके से उठाना पड़ा, किसके साथ? पोरस के साथ। और जब पोरस के बाद वो आगे की तरफ बढ़ता है, मेनलैंड इंडिया की तरफ जब वो आता है तो उसको धननंद की आर्मी का सामना करना पड़ता है। अब कई लोगों ने क्या लिखा है जो अलेक्जेंडर को थोड़ा सा फेवर करते हैं। कई हिस्टोरियंस कहते हैं कि अलेक्जेंडर की आर्मी थक चुकी थी, अलेक्जेंडर के लोग जो है थक चुके थे, वो बीमार हो चुके थे, गंगा नदी को देख करके वो एक तरीके से हैरान हो गए थे कि पार कैसे करेंगे हम इसे। बट कई लोगों का मानना यह भी है कि धननंद की आर्मी को देख करके, यानी कि मगध एम्पायर की आर्मी को देख करके अलेक्जेंडर और उसके लोगों की हालत खराब हो गई थी कि भैया इनसे कैसे लड़ेंगे। तो हम देखते हैं कि आगे चल करके जो अलेक्जेंडर है वो वापस मुड़ जाते हैं। और कहा जाता है, कई जगहों पर जिक्र आता है कि जब अलेक्जेंडर के साथ लड़ाई झगड़े इंडिया के अंदर हुए तो आर्मी के अंदर महिलाएं भी, विमेंस का भी पार्टिसिपेशन हमें देखने को मिलता है। हम देखते हैं कि आगे चल करके अलेक्जेंडर जो है वो वापस निकल जाता है और जो एरियाज उसने इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न साइड पर, यानी कि प्रेजेंट डे जो हमारा पाकिस्तान का रीजन है, वहां पर जो एरियाज उसने जीते थे वहां पर वो अपने सत्रप्स बिठा जाता है। सत्रप का मतलब क्या? गवर्नर्स, यानी कि अलेक्जेंडर के बिहाफ पर वो लोग क्या करेंगे? रूल करेंगे। और हम देखते हैं कि आगे चल करके 323 BCE के अंदर अलेक्जेंडर की डेथ हो जाती है। कहां पर? बेबीलोन के अंदर। बाकी जो पूरा का पूरा अलेक्जेंडर का एम्पायर था वो उसके जो गवर्नर्स होते हैं, उसके चेले चपाटे जो होते हैं, वो आपस में बांट लेते हैं बच्चा। अब कहा जाता है कि जब अलेक्जेंडर भारत आया तो भारत आकर के उसका सामना कई हमारे साधु सन्यासियों से भी हुआ। काफी सारे हमारे जो नागा बाबा होते हैं उनके साथ भी अलेक्जेंडर की मुलाकात हुई और ग्रीक्स ने उनको क्या नाम दिया है? जिम्नोसोफिस्ट उनको नाम दिया है। तो हम देखते हैं कि जब अलेक्जेंडर भारत आया तो अलेक्जेंडर ने इन जिम्नोसोफिस्ट से क्वेश्चंस करे, अलग अलग क्वेश्चंस करे, और ये ठहरे विद्वान लोग, अपना भक्त लोग, इनको तो सारी नॉलेज थी। तो इन्होंने अलेक्जेंडर को अपने जवाब देकर के अपनी फिलॉसफी से काफी ज्यादा इंप्रेस कर दिया और अलेक्जेंडर का इरादा तो इन लोगों को मारने का था। बट हम देखते हैं कि जो हमारे साधु संतों ने अलेक्जेंडर को जवाब दिए, उन जवाबों ने अलेक्जेंडर की आंखें खोल दी और अलेक्जेंडर इतना ज्यादा इंप्रेस हुआ कि वो इनको ऐसे ही फ्री छोड़ करके वापस चला गया। और माना जाता है कि यहां से हमें पता लगता है कि कैसे ग्रीक लोगों ने इंडियन फिलॉसफी के बारे में, इंडियन कल्चर के बारे में जानने का काम भी यहां पर किया। तो हम देखते हैं कि यहां पर अब अलेक्जेंडर तो चला गया, धननंद की आर्मी से वो डर गया। अब क्या होता है? अब यहां पर हम बात करेंगे मौर्यास की। तो देखिए क्या होता है कि धननंद के बाद हमें मौर्यन एम्पायर देखने को मिलती है जिसके फाउंडर थे चंद्रगुप्त मौर्य। तो माना जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है धननंद को हरा करके, नंद एम्पायर को साइड लाइन करके हटा करके मौर्यन एम्पायर का एस्टैब्लिशमेंट करते हैं। और मदद उनकी कौन करता है? कौटिल्य, जिनको हम चाणक्य के नाम से भी जानते हैं, जो एक तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य के क्या थे? एक तरीके से मेंटोर थे। हमें देखने को मिलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद एम्पायर से भी बड़ा मगध का एम्पायर करा और कहा जाता है कि साउथ इंडिया में मॉडर्न डे कर्नाटका तक जो इनका रूल हमें देखने को मिलता है। तो पूरा का पूरा अफगानिस्तान से लेकर के मॉडर्न डे कर्नाटका तक चंद्रगुप्त मौर्य का एम्पायर हमें देखने को मिलता है। अब आप कहोगे सर अभी तो आपने बताया कि जो मॉडर्न डे पाकिस्तान है या अफगानिस्तान वाला रीजन है वहां पर अलेक्जेंडर के गवर्नर्स रूल करते थे, तो बिल्कुल सही बात है। बट हम क्या देखते हैं कि एक अलेक्जेंडर का गवर्नर था जिसका नाम था सेल्यूकस निकेतर। तो सेल्यूकस निकेतर को हराने का काम कौन करते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य करते हैं। और फिर सेल्यूकस निकेतर की बेटी से शादी भी किसकी हो जाती है? चंद्रगुप्त मौर्य की हो जाती है। और साथ ही साथ एक इंडिविजुअल, एक बंदा
जिसका नाम था मेगास्थनीज, जो ग्रीक एम्बेसडर था, उसको जो है चंद्रगुप्त मौर्य की कोर्ट में भेजा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में वो रहता था और मेगास्थनीज ने इंडिया आकर के काफी सारी बातें इंडिया के बारे में, भारत के बारे में, मौर्यन एम्पायर के बारे में अपनी किताब इंडिका के अंदर लिखी। हम देखते हैं कि मौर्याज ने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एम्पायर यहां पर बिल्ड करा, ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से, आर्मी के पॉइंट ऑफ व्यू से, एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, आर्किटेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें बहुत ज्यादा डेवलपमेंट यहां पर देखने को मिले। और इस मौर्यन एम्पायर को फाउंड करने में जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल रहा वो रहा चाणक्य का, कौटिल्य का। तो देखिए, जब कौटिल्य की हम बात करते हैं तो कौटिल्य जो है तक्षशिला यूनिवर्सिटी, जो इंडिया की मोस्ट पॉपुलर, भारत की मोस्ट पॉपुलर एंशिएंट यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, जहां पर पढ़ने के लिए वर्ल्ड के अलग अलग जगहों से लोग आते थे। तो कौटिल्य जो है वहां पर क्या थे, टीचर थे। कौटिल्य का नाम हमें अलग अलग जगहों पर अलग अलग देखने को मिलता है। कई जगह पर इन्हें चाणक्य बोला गया है, बाकी इनका जो रियल नेम था वो था विष्णुगुप्त। हम देखते हैं कि नंद एम्पायर में जो धननंद, जो लास्ट किंग थे, मैंने आपको बताया वो थोड़े से अनपॉपुलर थे, वो लोगों के ऊपर अत्याचार करते थे। तो यहां पर कौटिल्य ने अपने राजा को समझाया कि राजा जी आप गलत कर रहे हो। बट धननंद जो है काफी ज्यादा इगोइस्टिक था, तो अगर अच्छा राजा होता तो उसे क्या करना होता, कौटिल्य की बात सुनता कि हाँ यार, एक नॉलेजेबल इंसान मुझे कुछ एडवाइस दे रहा है, सही एडवाइस दे रहा है। बट धननंद क्या करता है, अपने दरबार से कौटिल्य की, चाणक्य की, विष्णुगुप्त की बेइज्जती करके बाहर निकलता है और उनको धक्के मार करके अपने दरबार से बाहर निकाल देता है। तो यहां पर जो चाणक्य होते हैं, कौटिल्य होते हैं, वो कसम खाते हैं कि धननंद की एम्पायर को मैं हिला करके रख दूंगा। और हम देखते हैं कि आगे चल करके चंद्रगुप्त मौर्य को वो गाइड करते हैं, मेंटोर करते हैं, और चंद्रगुप्त मौर्य बहुत ही बेसिक फैमिली से आने के बावजूद यहां पर जो है क्या करते हैं, मौर्यन एम्पायर के फाउंडर बनते हैं, धननंद को हराते हैं। किसकी मदद से, कौटिल्य या चाणक्य की मदद से। अब चाणक्य को जो है पॉलिटिक्स, गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक्स की बहुत ज्यादा नॉलेज थी, ये बहुत ही ज्यादा विद्वान थे, बहुत ही ज्यादा लर्न थे। तो हम देखते हैं कि यहां पर जो चंद्रगुप्त मौर्य का राइज हुआ उसमें चाणक्य का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा। चंद्रगुप्त मौर्य जब नंदास को हरा करके, धननंद को हरा करके मगध के रूलर बनते हैं, मौर्यन एम्पायर को फाउंड करते हैं, तो ये पाटलिपुत्र को ही अपनी कैपिटल बनाते हैं। मैंने आपको बताया कि जो मगध था उसके आसपास फर्टाइल लैंड थी, खेती बहुत अच्छी होती थी, फार्मिंग बहुत अच्छी होती थी, ट्रेड रूट्स थे और साथ ही साथ इकोनॉमिक सिस्टम बहुत मजबूत था। तो चंद्रगुप्त मौर्य आगे उसको एक्सपेंड करने का काम करते हैं। कौटिल्य की अलग अलग स्ट्रैटेजीज को ये फॉलो करके ग्रीक एम्बेसडर सेल्यूकस निकेटर को भी हराते हैं, मॉडर्न डे अफगानिस्तान का जो रीजन है वो भी अपने साथ जोड़ लेते हैं, और इनका कंट्रोल पूरे नॉर्थ इंडिया पर और सेंट्रल इंडिया पर, या ये कहें कर्नाटका तक इनका रूल हमें देखने को मिलता है। आगे चल करके हम देखते हैं कि ग्रीक्स के साथ इनके फ्रेंडली रिलेशंस भी रहे। तो मैंने आपको बताया कि जो ग्रीक एम्बेसडर सेल्यूकस निकेटर थे, उनकी बेटी के साथ चंद्रगुप्त मौर्य की शादी भी होती है। और मेगास्थनीज जो एक तरीके से ग्रीक एम्बेसडर थे, वो सेल्यूकस निकेटर के दरबार में हमें देखने को मिलते भी हैं। अब जब बात आती है कौटिल्य की, तो कौटिल्य के बारे में जब हम देखते हैं कि तो ये बहुत ज्यादा लर्न्ड, बहुत ज्यादा इंटेलेक्ट बंदे थे। यानी कि चाणक्य को इतना कुछ पता था, इतना कुछ पता था कि जब मतलब कोई भी इनसे कुछ भी पूछ लेता था ना, इकोनॉमिक्स के बारे में, गवर्नेंस के बारे में, किसी भी टॉपिक पर, वॉर के बारे में, इनके पास हर चीज का आंसर होता था। और उन्हीं चीजों को इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को भी सिखाया। तो हम देखते हैं कि डिफेंस को लेकर के, इकोनॉमिक्स को लेकर के, एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के, गवर्नेंस को लेकर के, कि सही मायनों में राजा को कैसे रूल करना चाहिए, इन सब सारी चीजों को अर्थशास्त्र नाम की किताब में इन्होंने लिखा। और आज भी आपको यकीन नहीं होगा बच्चों कि कई जगहों पर अर्थशास्त्र को फॉलो करा जाता है, मॉडर्न टाइम्स पर भी इसको फॉलो करा जाता है। तो चाणक्य का यहां पर मानना था कि जो किंगडम होना चाहिए, जो एम्पायर होना चाहिए, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, प्रोटेक्टेड होना चाहिए। मैंने आपको पहले चैप्टर में बताया भी था, प्रॉस्परस होना चाहिए, पैसा बहुत होना चाहिए भैया, और वॉरफेयर, लड़ाई झगड़ों में हम मिलिट्री स्ट्रेंथ हमारी मजबूत होनी चाहिए। साथ ही साथ कौटिल्य का कहना था कि यार लॉ एंड ऑर्डर बहुत जबरदस्त होना चाहिए। यानी कि अगर कोई भी अपराध करे, कोई भी अगर क्राइम करे, तो वो 10 बार पहले सोचे कि भैया मैं क्राइम करूं या ना करूं। तो कौटिल्य का कहना था कि स्ट्रिक्ट लॉज का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, करप्शन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, पनिशमेंट्स वगैरह होनी चाहिए अगर कोई लोगों को नुकसान पहुंचाता है, किसी को मारता है उसके लिए। तो हम देखते हैं कि कौटिल्य का मानना था कि जो एक सच्चा राजा है, सच्चे राजा की खुशी किसमें है, उसकी जनता में। अगर उसकी जनता खुश है तो राजा खुश है, अगर जनता दुखी है तो राजा
सही नहीं है, राजा गलत है वहां पर। तो हम देखते हैं कि कौटिल्य का मानना था कि यार जो कंट्री साइड है, गांव देहात का एरिया है, उस पर भी हमें ध्यान रखना चाहिए, प्रॉपर तरीके से विलेजेस के अंदर भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए, लोगों के पास काम होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि कौटिल्य जो है वो एक तरीके से एक थ्योरी देते हैं, जिस थ्योरी का नाम है सप्तांग थ्योरी। तो कौटिल्य की जो सप्तांग थ्योरी है, ये बेसिकली एम्पायर के गवर्नेंस के 7 पार्ट्स के बारे में बात करती है। ये कहती है कि किस तरीके से एक किंगडम स्टेबल रहेगा, किस तरीके से एक राजा बेटर बनेगा, और किस तरीके से राजा के साथ उसकी प्रजा, उसके लोग जो है खुश होंगे। तो हम देखते हैं कि कौटिल्य का जो ये सप्तांग थ्योरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ भी सकता है। तो कौटिल्य, चाणक्य जो है 7 चीजों पर, 7 थिंग्स पर क्या करते हैं, फोकस करते हैं, जिसमें कहते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, किंग, जो स्वामी है, जो रूलर है एम्पायर का, है ना। दूसरा कहते हैं अमात्य, ये कहते हैं कि राजा को जो है हमेशा पावरफुल होना चाहिए, वाइज होना चाहिए, हमेशा सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए, और राजा को हमेशा अपने अमात्य, अमात्य मतलब जो उसके मिनिस्टर्स हैं, उनकी सलाह लेनी चाहिए। राजा को अपने अमात्यों के साथ डिस्कशन करके ही डिसीजंस वगैरह लेने चाहिए। साथ ही साथ टेरिटरी एंड पीपल, जनपद की बात करते हैं ये, कि जो लोग होने चाहिए वो खुश होने चाहिए, प्रॉपर लैंड होनी चाहिए, फर्टाइल लैंड होनी चाहिए, प्रॉस्पेरिटी होनी चाहिए, और जो सिटीज हैं, जो शहर हैं, जो मेन टाउन्स हैं, वो पूरी तरीके से फोर्टिफाइड होने चाहिए, किला बंद होने चाहिए, दुर्ग जिसको बोला जाता है। आज हम मॉडर्न डे फोर्ट बोलते हैं, किला बोलते हैं, उसको दुर्ग बोला जाता था। तो फोर्टिफाइड सिटीज का होना बहुत जरूरी है कि अगर एनिमी हमारे ऊपर अटैक करे तो हम उसको मुंह तोड़ जवाब दे सके। तो अभी आपने हाल ही में देखा, जब पाकिस्तान ने पहलगाम टेरर अटैक करा और इंडिया ने जब पाकिस्तान के टेरर जो आतंकवादी संगठन थे उनकी बिल्डिंग्स के ऊपर जब बम गिराए, तो क्या होता है, पाकिस्तान परेशान हो जाता है। और पाकिस्तान ने जब हमारे ऊपर अटैक करा तो हमने पाकिस्तान की आईसी बैंड बजाई, आईसी बैंड बजाई कि अब तक रो रहा है बेचारा। रो रहा है या नहीं, कमेंट्स में बताओ। तो हम क्या देखते हैं कि कौटिल्य का मानना था कि जो हमारे बॉर्डर्स है, जो हमारे मेन सिटीज हैं, वो प्रॉपर तरीके से क्या होने चाहिए, फोर्टिफाइड होने चाहिए, गार्डेड होने चाहिए, डिफेंस के मामले में कहीं भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ ये कहता था ट्रेजरी, जो कोष है, यानी कि राजा के पास पैसा भरपूर होना चाहिए, किंगडम के पास वेल्थ भरपूर होनी चाहिए, अगर वेल्थ में कमी आएगी तो दिक्कत परेशानी हो जाएगी। साथ ही साथ प्रॉपर आर्मी और लॉ एनफोर्समेंट के लिए दंड, यानी कि प्रॉपर स्ट्रिक्ट लॉज का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ऑर्डर का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और साथ ही साथ ये कहता था कि अलायंस, मित्रों का होना भी बहुत जरूरी है। हमें हर किसी से नहीं लड़ना, हमें हर किसी से नहीं लड़ना, अगर कहीं पर हमारा काम दोस्ती से चलता है तो हमें दोस्ती भी बनानी चाहिए। तो ये 7 चीजें जो थी, स्वामी यानी कि किंग, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र, ये 7 चीजें जो हैं कौटिल्य की सप्तांग थ्योरी के अंदर आती हैं, और उसका मानना था कि राजा को इन 7 चीजों के ऊपर फोकस करके ही अपना एडमिनिस्टर करना चाहिए। तो देखिए, जब बात आती है यहां पर अशोक की, तो हम क्या देखते हैं कि जो अशोक था बच्चा, वो बेसिकली चंद्रगुप्त मौर्य का ग्रैंडसन था, पोता था। तो देखा जाता है कि अशोक जो है वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल किंग रहा मौर्यन एम्पायर का। मौर्यास की जब बात आती है तो 2 ही राजा सबसे ज्यादा पॉपुलर हुए। पहले चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने आउट ऑफ नोवेयर, कमिंग फ्रॉम द वेरी हम्बल बैकग्राउंड, बहुत ही सामान्य परिवार से आने के बावजूद कौटिल्य की मदद से पूरा मौर्यन एम्पायर एस्टैब्लिश करा। और उसके बाद आते हैं अशोक, जिनके टाइम पर मौर्यन एम्पायर सबसे ज्यादा बड़ा रहा, ज्यादा टेरिटरी इनके कंट्रोल के अंदर रही। तो हम देखते हैं कि आज के प्रेजेंट डे की अगर हम बात करें तो सिर्फ साउथ इंडिया को अगर छोड़ दिया जाए तो पूरा का पूरा इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान और साथ ही साथ अफगानिस्तान के भी कुछ हिस्से जो है अशोका के एम्पायर का पार्ट हुआ करते थे। हम देखते हैं कि अशोका ने अपने जीवन में बहुत से युद्ध लड़े, बट एक युद्ध, एक वॉर उसके जीवन में ऐसा रहा जिसने अशोका की लाइफ को पूरी तरीके से बदल करके रख दिया। या ये कहिए कि उस वॉर के बाद अशोका ने वॉर लड़ने से ही मना कर दिया, एंड दैट वाज द कलिंग वॉर। कलिंग मींस प्रेजेंट डे ओडिशा। जब हम ओडिशा की बात करते हैं, भुवनेश्वर की बात करते हैं, तो सिर्फ वो एक ऐसा हिस्सा था, वो एक ऐसी टेरिटरी थी जो अशोका के एम्पायर का हिस्सा नहीं थी। तो हम देखते हैं कि अशोका जब कलिंग का वॉर लड़ता है, इस वॉर के अंदर बहुत ही मैसिव लेवल पर डिस्ट्रक्शन होता है, कई हजारों लोग इस वॉर के अंदर मारे जाते हैं, और माना जाता है कि इस वॉर के बाद
अशोका ने शांति का, नॉन वायलेंस का रास्ता अपना लिया बुद्धिज्म को फॉलो करते हुए। अब यहां पर अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार हैं। जो लोग बुद्धिज्म से जुड़े हुए हैं वो कहते हैं कि जब कलिंग वॉर हुआ तो अशोका बुद्धिज्म की तरफ इंक्लाइंड हुआ, लोगों ने उसे बुद्धिज्म के बारे में बताया और भगवान बुद्ध की, गौतम बुद्ध की टीचिंग से एक तरीके से इंस्पायर होकर के उसने क्या करा, यहां पर पीस और नॉन वायलेंस का रास्ता फॉलो करा। बट वहीं कुछ हिस्टोरियंस का कहना है कि भैया जब अब जीतने को कुछ बचा ही नहीं था, कलिंग भी उसके कंट्रोल में आ गया था और उसका एम्पायर इतना बड़ा था, तो फिर वॉर लड़ने का फायदा ही क्या था। तो हम यहां पर इन शॉर्ट देखते हैं कि कलिंग वॉर के बाद अशोका ने नॉन वायलेंस का रास्ता अपनाया। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कलिंग वॉर के बारे में अशोका ने अपने अलग अलग इंस्क्रिप्शंस के अंदर, अलग अलग पिलर्स के थ्रू लोगों के तक संदेश पहुंचाया कि भैया अब हम वॉर नहीं लड़ेंगे। बट ऐसा नहीं था कि वॉर अगर सामने वाला करेगा तो तब भी बैठे रहेंगे कि भैया शांति से, नहीं। अगर सामने से कोई वॉर करेगा, सामने से कोई हमारे ऊपर अटैक करेगा, तब हम उसका जवाब देंगे, बट हम खुद कोई वॉर अपने एंड से नहीं लड़ेंगे। ऐसा अशोका ने अपनी पॉलिसी बनाई। साथ ही साथ बुद्धिज्म को स्प्रेड करने के लिए अशोका ने अलग अलग कंट्रीज में, अलग अलग एरियाज में, जैसे कि प्रेजेंट डे श्रीलंका, थाईलैंड या प्रेजेंट डे जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, जिसके अंदर आप तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सब कंट्रीज देखते हो, इन देशों के अंदर बुद्धिज्म को लेकर के एमिसरीज भेजी। एमिसरीज का मतलब क्या होता है कि मैसेंजर्स भेजे, जो बुद्धिज्म को, बुद्धा की टीचिंग्स को अलग अलग जगहों पर जाकर के स्प्रेड करते थे। तो हम देखते हैं कि बुद्धिज्म को स्प्रेड करने के लिए अशोका ने बचा बहुत बड़े लेवल पर काम करा। साथ ही साथ अशोका के जो पिलर्स होते थे, अलग अलग जगहों पर अशोका ने क्या करा, पिलर्स लगवाए हुए थे और उन पिलर्स के ऊपर अशोका जो है लोगों को मैसेज देता था, आम जनता तक अपना संदेश पहुंचाता था। तो वो पिलर्स जो है कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलते थे। बहुत बड़े बड़े पिलर्स होते थे और अगर आप देखो तो इन पर लिखा होता था। ऐसा क्यों? आज भी अगर आप मॉडर्न डे में देखो तो मॉडर्न डे में हम क्या देखते हैं, मॉडर्न डे में हम देखते हैं कि अलग अलग जगहों पर जो हमारे नेता लोग हैं वो अपना मैसेज आम जनता को कैसे पहुंचाते हैं, होर्डिंग्स के थ्रू पहुंचाते हैं। आपने देखा है हाईवेज के ऊपर, आपके शहरों के अंदर अलग अलग जगहों पर होर्डिंग्स लगे होते हैं, मोदी जी की फोटो लगी होती है उसके ऊपर। अगर देखा है तो कमेंट्स के अंदर मुझे बताओ। तो उस टाइम पर वो होर्डिंग्स तो पॉसिबल थी नहीं, होर्डिंग्स तो आज आई है प्रिंटिंग के बाद, बट उस टाइम पर आम जनता तक मैसेज पहुंचाने के लिए इस तरीके के बड़े बड़े पिलर्स के ऊपर, बहुत लंबे लंबे पिलर्स होते थे ये, उसके ऊपर जो है मैसेज लिखा जाता था ताकि आम जनता उसको आसानी से पढ़ सके। तो हम देखते हैं कि हिस्टोरियंस का कहना है कि जो अशोका था वो एक बहुत ही बढ़िया कम्युनिकेटर था। उसने अलग अलग रॉक्स के थ्रू, पिलर्स के थ्रू अपनी जनता के साथ एक कनेक्शन बिल्ड करा। जो बातें उसे कहनी होती थी वो इन पिलर्स के थ्रू लिखवा देता था, इन एडिक्ट्स के ऊपर लिखवा देता था। और जिस लैंग्वेज में लिखवाया जाता था वो लैंग्वेज थी प्राकृत, यानी कि ज्यादातर लोग उस टाइम पर प्राकृत भाषा बोला करते थे। तो प्राकृत भाषा के अंदर और ब्राह्मी स्क्रिप्ट के अंदर यह लिखा जाता था। अब आप में से काफी सारे लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि सर प्राकृत और ब्राह्मी ये अलग अलग क्या चीज है। तो देखो समझो, आज हम कौन सी मेन भाषा बोलते हैं, हिंदी। बट जब हम हिंदी को लिखते हैं तो जो स्क्रिप्ट है उस स्क्रिप्ट को क्या बोला जाता है, देवनागरी बोला जाता है। सिमिलरली उस टाइम पर लोग प्राकृत भाषा बोलते थे और जिस स्क्रिप्ट के अंदर लिखा जाता था, जिस तरीके से लिखा जाता था, उस स्क्रिप्ट को ब्राह्मी स्क्रिप्ट बोला जाता था। और माना जाता है कि यह ब्राह्मी स्क्रिप्ट ही जो है इंडिया के अंदर बाकी जो रीजनल स्क्रिप्ट्स डेवलप हुई विद द टाइम, उसका एक तरीके से आप मान करके चलिए कि बिगिनिंग है, शुरुआत है, मदर है। तो हम देखते हैं कि अलग अलग जगहों पर अशोका ने अपना मैसेज जनता तक पहुंचाया और मैसेजेस के अंदर वो अपने आप को देवनाम प्रियदसी कहता था। क्या कहता था? देवनाम प्रियदसी, मतलब कि मैं देवताओं का, भगवान का, ईश्वर का बहुत क्या हूं, प्रिय हूं। अशोका का मानना था कि भैया मुझे जो है ईश्वर ने भेजा है। अशोका ऐसा आम जनता को कहता था और भगवान का जो है मैं क्या हूं, फेवरेट चाइल्ड हूं, फेवरेट बच्चा हूं। तो इस तरीके से अशोका ने अपने पिलर्स के थ्रू आम जनता तक मैसेजेस पहुंचाए। साथ ही साथ हम क्या देखते हैं कि ना सिर्फ बुद्धिज्म बल्कि और रिलीजन भी, चाहे जैनिज्म हो गया हो, चाहे ब्राह्मण्स हो गए हो, इन सबको भी अशोका ने क्या करा, सपोर्ट करा। बट हां, उसका ज्यादातर जो झुकाव था वो बुद्धिज्म की तरफ हमें देखने को मिलता था। बाकी अपने इन पिलर्स के थ्रू अशोका
बुद्धिज्म के मैसेजेस तो आम जनता तक पहुंचाता ही था, बट साथ ही साथ राज्य में लोगों को रहने के लिए किस तरीके से रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना है उनके बारे में भी बताता था। तो वहां पर बताया गया कि भाई आप एनिमल्स के ऊपर जो है क्रुएलिटी नहीं करोगे, आप ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाओगे, ये सब चीजें हमें यहां पर देखने को मिलती थी। तो एक तरीके से इन पिलर्स के थ्रू अशोका लोगों को मॉरल मैसेजेस भी देता था। हम देखते हैं कि अशोका के समय पर जो मौर्यन एम्पायर था वहां पर हंटिंग बैन थी, ट्रीज वगैरह अलग अलग रोड्स पर लगाए जाते थे, रेस्ट हाउसेस थे, मान लीजिए कोई ट्रैवल कर रहा है तो रुक करके उसे आराम करना है तो विश्राम घर भी अलग अलग जगहों पर बनाए जाते थे। और इन एडिक्ट्स के अंदर जो ऑफिशियल्स थे, यानी कि जो एक तरीके से सरकार के लोग थे, जो लोगों पर एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन करते थे, उनको लेकर के भी चीजें लिखी गई थी। लोगों को बताया गया था कि जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वो आपके साथ बदतमीजी नहीं कर सकते, वो आपके साथ गलत नहीं कर सकते, और अगर करेंगे तो आप हमें बताओ। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि अशोका ने एक अच्छा कम्युनिकेटर होकर के आम जनता तक एक कनेक्शन एस्टैब्लिश करने की कोशिश करी। और हम देखते हैं कि मॉडर्न डे अफगानिस्तान से लेकर के जो हमारा सेंट्रल इंडिया है, हर जगह हमें अशोका के इंस्क्रिप्शंस देखने को मिलते हैं, और इससे पता लगता है कि अशोका का एम्पायर कितना बड़ा हुआ करता था। अब देखिए, बात जब आती है अशोका की, तो खास तौर पर मौर्यन पीरियड के अंदर उस टाइम पर लोगों की जिंदगी कैसी थी, जीवन कैसा था, तो ये हमें पता लगता है अलग अलग रिसोर्सेस से। उस टाइम पर अगर हम बात करें पाटलिपुत्र की, तो आप सब लोग जानते हो कि पाटलिपुत्र जो है वो कैपिटल सिटी थी, यानी कि राजा जो है पाटलिपुत्र के अंदर बैठता था। तो हम देखते हैं कि पाटलिपुत्र वाज द सेंटर ऑफ गवर्नेंस, यानी कि राजा यहां से बैठ करके पूरी एम्पायर पर अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश करके रखता था। तो यहां पर पैलेसेस होते थे, राजभवन, राजमहल होते थे, पब्लिक बिल्डिंग्स होती थी जहां पर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स बैठा करते थे। साथ ही साथ जो पूरी स्ट्रीट्स वगैरह थी, पूरा लेआउट था, वो बहुत ही प्लान था, यानी कि एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड तरीके से शहर को डेवलप करा गया था। साथ ही साथ हम क्या देखते हैं कि टैक्सेशन सिस्टम बहुत ज्यादा स्ट्रांग था, व्यापार, ट्रेड वगैरह बहुत ज्यादा होता था। और हम देखते हैं कि जो ये मर्चेंट्स थे, व्यापारी लोग थे, आर्टिसंस थे, काम करने वाले लोग थे, ये शहर की जान थे। साथ ही साथ हमें पता लगता है कि उस टाइम पर एग्रीकल्चर की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा थी। और हम देखते हैं कि मॉडर्न डे यूपी के अंदर सोहागढ़ कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन हमें मिला, यानी कि उस टाइम का एक इंस्क्रिप्शन, एक लिखी हुई चीज हमें मिली इस तरीके से, जिसमें पता लगता है कि फेमाइन, यानी कि फूड शॉर्टेज से बचने के लिए, कि भैया मान करके चलो कल को अनाज की कमी ना पड़ जाए पूरे के पूरी एम्पायर में, तो फूड शॉर्टेज से बचने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर अलग अलग जगहों पर ग्रेनरीज बनाई जाती थी, अनाज को, फूड को स्टोर करने के लिए बड़ी बड़ी जगहें बनाई जाती थी। तो हम देखते हैं कि यहां पर सोहागढ़ कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन से उसके बारे में हमें जानकारी भी मिलती है। तो क्या पता लग रहा है? पता यह लग रहा है कि उस टाइम पर कितनी ज्यादा प्लानिंग करी जाती थी कि भाई अगर कल को अनाज की कमी कहीं ना हो जाए, लोग भूख से मरे ना, उसके लिए अनाज को स्टोर करके रखो। और हम आज भी देखते हैं, मॉडर्न डे भी हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, यही काम करती है। साथ ही साथ क्या था कि एग्रीकल्चर को जो है 2 बार किया जाता था, यानी कि पूरे के पूरे साल में 2 क्रॉप्स, एक समर सीजन में, एक विंटर सीजन में जो है क्या करी जाती थी, ग्रो करी जाती थी। और जो फार्मर्स हुआ करते थे, दे वर द लाइफ लाइन। जब बात आती है मेगास्थनीज की, तो अपनी बुक इंडिका के अंदर, मेगास्थनीज कौन थे कमेंट्स में बताना, अपनी बुक इंडिका के अंदर मेगास्थनीज लिखते हैं कि भैया ज्यादातर लोग जो हैं वो क्या थे, एग्रीकल्चर के अंदर इन्वॉल्व थे, और एग्रीकल्चर ही जो है मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू था, यानी कि राजा को जो मेन पैसा आता था, मेन रेवेन्यू आता था, वो एग्रीकल्चर से ही आता था। और इसीलिए हम क्या देखते हैं कि फार्मर्स वगैरह को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करके रखा जाता था। इसके अलावा और भी लोग अलग अलग आइटम्स के अंदर, अलग अलग काम के अंदर इन्वॉल्व थे। कुछ लोग कारपेंटर्स थे, कुछ लोग ज्वेलर्स थे, कुछ लोग ब्लैक स्मिथ थे जो आयरन वगैरह से इक्विपमेंट्स वगैरह बनाते थे, टूल्स बनाते थे। तो अलग अलग प्रोफेशंस हमें देखने को मिलते हैं। जब शहरों की बात आती है, सिटीज की बात आती है, तो सिटीज के अंदर प्रॉपर स्ट्रीट में साइंस वगैरह लगे होते थे कि भैया यहां से लेफ्ट मुड़ जाओ, यहां से राइट मुड़ जाओ, राजा के महल में जाना है तो सीधा जाओ। इस तरीके से लोगों को सारी जानकारी पहुंचाई जाती थी। और जो घर होते थे वो लकड़ी के बने होते थे, डबल स्टोरी घर भी हमें देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ जब ये घर लकड़ी के बने होते थे तो कहीं आग वगैरह लग जाए तो आग बुझाने के लिए घरों में वाटर वेसल्स भी होते थे कि भैया अगर आग लग गई तो बाल्टी उठा करके फेंक देंगे, आग बुझा देंगे। तो इस तरीके से हमें पता लगता है कि कैसे मौर्यन एम्पायर में, मौर्यन पीरियड में लोगों की जिंदगी थी। जब बात आती है लोगों के कपड़े पहनने की, तो लोग कॉटन के कपड़े पहनते थे,
जिसमें जो लोअर गारमेंट होता था, जैसे आज तो हम पजामा वगैरह पहनते हैं भैया, तो उस टाइम पर नी लेंथ तक यानी कि घुटनों तक जो है क्या पहना जाता था, लोअर गारमेंट पहना जाता था, और ऊपर अपने शरीर को ढकने के लिए एक शॉल टाइप सी, या आप कहिए ऊपर के लिए यहां पर जो है क्लोथ लिया जाता था, और लेदर शूज जो है उस टाइम पर पहने जाते थे। तो लाइफ को लेकर के हमें यह सारी जानकारी मिलती है कि किस तरीके का जीवन मौर्यन एम्पायर के अंदर था, लोग कैसे कैसी एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व थे और क्या कुछ कपड़े पहनते थे, कैसे रहते थे। अब बात आती है मौर्यास की, कि मौर्यास के आर्ट एंड आर्किटेक्चर को लेकर के बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा। मौर्यास के जब हम कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं कि मौर्यास ने कैसे इस देश को लेकर के भारतवर्ष के अंदर अपना कंट्रीब्यूशन करा, तो हम देखो क्या कहते हैं, आज भी जो कौटिल्य की अर्थशास्त्र है उसका इस्तेमाल करा जाता है गवर्नेंस के अंदर, यानी कि आज भी ऐसे कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिनका इस्तेमाल हम अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर करते हैं। आज भी हमारी सरकार अशोका के कौटिल्य की जो बातें हैं उनको फॉलो करती हैं। ये मैंने आपको प्रीवियस क्लास में पहले चैप्टर के अंदर बताया भी था कैसे। साथ ही साथ हम क्या देखते हैं कि हमें मौर्यास के समय के काफी सारी चीजें आज भी देखने को मिलती हैं, यानी कि उस टाइम पर जो आर्किटेक्चर के अंदर इन्होंने चीजें बनाई थी वो आज भी हमें देखने को मिलती है, और इनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था उससे हम आज भी सीख सकते हैं कि वो कितना ज्यादा एडवांस था उस टाइम पर। मौर्यास की जब बात आती है तो देखो, मॉडर्न सोसाइटी के अंदर अलग अलग काम करने वाले लोग रहते थे, जिसमें फार्मर्स या जो लोग एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थे वो इंपॉर्टेंट थे, बट उनके अलावा आर्टिसंस यानी कि हाथ से काम करने वाले लोग, अलग अलग चीजें बनाने वाले लोग, मर्चेंट्स व्यापारी लोग, परफॉर्मेंस लोगों को एंटरटेन करने वाले लोग भी हमें देखने को मिलते थे। और इन सब की जानकारी आप कहोगे भैया कैसे मिलती है, तो हमें टेराकोटा फिगरिंग्स हमें देखने को मिलते हैं, यानी कि मिट्टी के बने हुए हमें उस टाइम पर फिगर्स देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके का फिगर हमें देखने को मिलता है डांसिंग गर्ल का, जिसमें पता लगता है कि भैया क्या है कि मनोरंजन के लिए डांस वगैरह भी किया जाता था और ये ज्वेलरी वगैरह प्रॉपर पहने होती थी। तो ये सारी जानकारी जो है बच्चा हमें मिलती है। इसी तरीके से सप्त मातृकास का एक फिगर हमें मिलता है जिसको कहा जाता है 7 मदर गॉडेस। तो पता लगता है कि किस तरीके से महिलाओं की समाज के अंदर एक इज्जत थी, और ये सारी की सारी चीजें हमें जो है अशोका के टाइम पे, मौर्यास के टाइम पे किस तरीके की लाइफ थी, कैसे लोग जो है कल्चर को फॉलो करते थे, क्या रिस्पेक्ट करा करते थे, क्या रिलीजन को फॉलो करते थे, उन सब के बारे में जानकारी हमें देता है। अब जब बात आती है आर्किटेक्चर की कि उस टाइम पर क्या कुछ चीजें बनाई, तो देखो क्या है कि मौर्यास का जो आर्किटेक्चर था ना वो बहुत ही ज्यादा एडवांस था। अगर आज आप भारत का एम्बलम देखो, जिसको हम कहते हैं अशोकन एम्बलम, तो इस तरीके से जो है सत्यमेव जयते वाला जो हमारा ये एम्बलम है, भारत सरकार का जो चिन्ह है, तो आप देखिए कि ये मौर्यास टाइम का है, जिसमें 4 शेर बनाए गए हैं, 4 लायंस बनाए गए हैं। और ये हमें कहां देखने को मिलता है, ये हमें देखने को मिलता है सारनाथ पिलर कैपिटल में। तो हम क्या देखते हैं, हम लोग ये देखते हैं कि सारनाथ जो है वो बुद्धिज्म से जुड़ी हुई बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है। सारनाथ के अंदर ही भगवान बुद्ध ने, गौतम बुद्ध ने एनलाइटनमेंट यानी कि बुद्ध बनने के बाद उनकी जो पहली लोगों को टीचिंग्स थी वो सारनाथ के अंदर ही उन्होंने दी। तो उस प्लेस के अंदर अशोका ने क्या करा, एक बहुत बड़ा क्या बनवाया, पिलर बनवाया, जिसे सारनाथ पिलर कैपिटल कहते हैं। इस पिलर के ऊपर 4 लायंस हमें देखने को मिलते हैं इस तरीके से, एक नॉर्थ की तरफ देख रहा है, एक साउथ की तरफ, एक ईस्ट की तरफ, एक वेस्ट की तरफ, जो 4 दिशाओं में ये लायंस जो हैं देखते हुए हमें मिलते हैं। साथ ही साथ हम क्या देखते हैं कि धर्म चक्र यहां पर इसके अंदर हमें बना हुआ देखने को मिलता है बीच में, सेंटर में। और आज हमारा नेशनल एम्बलम भी क्या है, यही है, यानी कि भारत सरकार का ऑफिशियल चिन्ह क्या है, यही है। और इस पर सत्यमेव जयते, ट्रुथ अलोन ट्रायम्फ का स्लोगन या मोटो भी हमें देखने को मिलता है। तो आप देखो कि उस टाइम पर आज से लगभग 2-2.5 हजार साल पहले जो चीज बनाई थी वो आज भी हमें देखने को मिल रही है। तो कितना ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर उस टाइम पर होता होगा। साथ ही साथ हम क्या देखते हैं कि सांची स्तूप भी हमें देखने को मिलता है। तो इस तरीके से सांची स्तूप बहुत ज्यादा फेमस है, आपको यह देखने को मिलेगा। सांची स्तूप जो है बुद्धिज्म से जुड़ा हुआ था, भगवान बुद्ध के जो रेलिक्स थे, जो अवशेष थे, वो यहां पर रखे गए हैं। यहां पर लोग आते हैं, आकर के वर्शिप करते थे, बुद्धिज्म से जुड़े हुए। तो हम देखते हैं कि ये चीजें आज भी प्रिजर्व्ड है, आज भी आपको देखने को ये मिलेंगी इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में अपनी लोकेशंस पर। इसी तरीके से धौली एलिफेंट स्कल्पचर की जब हम बात करते हैं तो एक बहुत बड़ा सा
बहुत बड़ा सा पत्थर है जो हाथी की शेप का है। यहां तो मैं भी खुद गया हुआ हूं, यह उड़ीसा के अंदर हमें देखने को मिलता है। तो इसके ऊपर भी अशोका के मैसेजेस हमें देखने को मिल जाते हैं। तो कुल मिलाकर के गाइस हम क्या कहते हैं कि मौर्यास के टाइम पर अलग अलग जगहों पर बहुत सारी चीजें बनाई गई, बुद्धिज्म को बढ़ावा देने के लिए, या आप ये कहिए लोगों के लिए बहुत सारे काम यहां पर करे गए। जहां पर जैसे मान लीजिए लोग ट्रैवल करते थे तो रास्ते में रुक करके वो रेस्ट कर सके, रेस्ट हाउसेस बनाए गए। बुद्धिज्म के जो बड़े बड़े मॉन्क्स होते थे, जो साधु संत होते थे, उनको स्टे करने के लिए, मेडिटेशन करने के लिए अलग अलग जगहों पर हमें अलग अलग विहार वगैरह देखने को मिलते हैं। तो कुल मिलाकर के ये सारी चीजें जो हैं हमें अशोका के टाइम पर, मौर्यास के टाइम पर बचा देखने को मिलती थी। बट होता क्या है, होता यहां पर यह है कि इतना पावरफुल एम्पायर बनाने के बाद अशोका की जैसे ही डेथ होती है उसके 50 साल के अंदर ही, 50 इयर्स के अंदर ही पूरा का पूरा एम्पायर जो है टूट जाता है, बिखर जाता है स्मॉल किंगडम्स के अंदर। तो ऐसा क्यों हुआ वो समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, और इस चैप्टर का जो लास्ट पार्ट है, द फ्रेजाइल नेचर ऑफ द एम्पायर्स, उसको हम थोड़ा सा समझेंगे। देखिए क्या होता था कि छोटे छोटे रियासतों को, छोटी छोटी किंगडम्स को मिला करके एक बड़ा एम्पायर बनाया जाता था, जैसे कि मैंने आपको बताया। अब ये जो एम्पायर्स होते थे, ये होते तो स्ट्रांग थे बट बहुत ही ज्यादा फ्रेजाइल होते थे, यानी कि बहुत आसानी से टूट सकते थे जब तक कोई इनको अच्छे से एडमिनिस्टर ना करे। तो हम क्या देखते हैं कि ये जो छोटी छोटी किंगडम्स होती थी ना, ये हमेशा आजादी चाहती थी। इनका मानना होता था कि यार हम इसे बड़े सम्राट को, राजा धीराज को इतने सारे ट्रिब्यूट्स वगैरह दे रहे हैं, अगर ये सम्राट हमारे ऊपर ना हो तो ये सारा पैसा हमारा है। तो ये जो छोटी छोटी किंगडम्स होती थी ना, ये हमेशा कोशिश करती रहती थी कि कब हम इंडिपेंडेंस हासिल कर सके। और जब भी कोई वीक रूलर आ जाता था, अब अशोका के बाद क्या हुआ, अशोका के बाद मौर्यन एम्पायर के अंदर कमजोर रूलर आए, वीक रूलर आए, तो ये पूरे एम्पायर को बचा करके नहीं रख सके। तो हम देखते हैं कि यहां पर लोकल किंग्स जो होते हैं वो फिर क्या करने लग जाते हैं, ट्रिब्यूट देना बंद करने लग जाते हैं। वो क्या करते हैं, इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। जो सम्राट होता है, राजा धीराज होता है, उसकी बात नहीं मानते छोटे मोटे राजा। तो रूलर्स का स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ ही साथ हम क्या देखते हैं कि देखिए क्या होता था कि ये एम्पायर्स बहुत बड़े होते थे। अब आज भी हमारा देश इतना बड़ा है, कहां पर क्या चल रहा है मैनेज करना बहुत मुश्किल है, इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी। बट उस टाइम पर जब ना तो कोई प्रॉपर कम्युनिकेशन था, ना ही कोई प्रॉपर टेक्नोलॉजी थी, तो कंट्रोल करने में इतने बड़े एम्पायर को बहुत ज्यादा दिक्कतें होती थी। तो हम देखते हैं कि मान लीजिए कभी कोई ड्रॉट आ गई, सूखा पड़ गया, फ्लड आ गई। अब इन सब से क्या होता था, नेचुरल कैलामिटी से कि इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाते थे, अंपायर के अंदर जो लोग हैं वही राजा के कई बार खिलाफ हो जाते थे। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमें अक्सर देखने को मिलती थी। अब जो बड़े बड़े एम्पायर्स बनाए जाते थे, इनसे यूनिटी तो हमें देखने को मिलती थी, प्रॉस्पेरिटी तो आती थी, बट प्रॉब्लम भी रहती थी। प्रॉब्लम क्या रहती थी कि ये जो एम्पायर्स बनाए जाते थे, ये अक्सर वॉर या फोर्स के थ्रू बनाए जाते थे। कोई अपनी मर्जी से साथ नहीं आता था, अपनी मर्जी से छोटे छोटे राजा साथ नहीं आते थे, युद्ध लड़ करके इनको साथ लाया जाता था। तो जब भी इनको मौका मिलता था, ये एकदम से जो है क्या कर देते थे, बगावत कर देते थे, बाहर निकल जाते थे, एम्पायर के अगेंस्ट हो जाते थे, राजा धीराज सम्राट के अगेंस्ट हो जाते थे। तो यही हुआ। अशोका के बाद क्या हुआ, अशोका के 50 साल के बाद ही, डेथ की 50 साल के बाद ही मौर्यन एम्पायर जो है बिखर गया और छोटे छोटे इंडिपेंडेंट किंगडम्स हमें बनते हुए देखने को मिले। अब इसके पीछे काफी सारे रीजंस रहे। कुछ लोगों का मानना है कि अशोका ने जो एक तरीके से वॉर की पॉलिसी को नेग्लेक्ट करा, नॉन वायलेंस का रास्ता फॉलो करा, उस वजह से क्या हुआ, मौर्यन एम्पायर कमजोर हो गया। बट कुछ लोगों का कहना है कि ऐसा नहीं है। जो अशोका के बाद रूलर्स आए, आगे सक्सेसर्स आए, वो कमजोर थे, वो इतने बड़े एम्पायर को मैनेज नहीं कर पाए। तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग बातें हमें देखने को मिलती हैं। तो आगे क्या हुआ हिस्ट्री के अंदर, आगे क्या चीजें रहीं, वो अगले चैप्टर्स के अंदर पढ़ेंगे। ये था third and the final part of this chapter, which name is the empires। और हमने क्या देखा, द राइज ऑफ एम्पायर्स, चैप्टर 5 जो है आपका क्लास 7th हिस्ट्री का, उसको कंप्लीट करा। पहले 2 पार्ट्स हम ऑलरेडी अलग अलग कर चुके हैं। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वीडियो के बीच में भी ऊपर हाईलाइट आते हुए आपको देखने को मिलेंगे, तो फटाफट से जाकर के देखिएगा। बाकी अगला कौन सा चैप्टर आप पढ़ना चाहते हैं, ये वीडियो आपको कैसा लगा, कॉमेंट्स के अंदर अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इसको जरूर शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर अभी तक आपने नहीं किया है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। गौतम लखानी साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।